बांग्लादेश में भड़की हिंसा से जुड़ी सबसे नई तस्वीर हम आपको दिखा दें। दरअसल अखबार डेली स्टार पर हुए हमले के बाद का अब एक वीडियो आ गया है सामने। प्रथम आलो अखबार के दफ्तर का भी एक नया वीडियो सामने आया है। दरअसल देर रात प्रदर्शनकारियों ने यहां पर जमकर तोड़फोड़ की थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की उसका एक और नया वीडियो आया है सामने। प्रथम आलो अखबार के दफ्तर का ये नया वीडियो आप देख रहे हैं। देर रात प्रदर्शनकारियों ने यहां पर तोड़फोड़ की, आगजनी कर दी। पूरा जो दफ्तर है वो आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। हालात बांग्लादेश में खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं और बेकाबू हो गए। और अखबार के दफ्तर का ये नया वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही आग लगी, फायर फाइटर्स की टीम भी मौके पर पहुंची। हालातों को काबू में करने का प्रयास किया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश हुई और उसके बाद ये जला हुआ खंडहर में तब्दील दफ्तर आप देख सकते हैं। प्रथम आलो अखबार के दफ्तर का ये वीडियो आपके सामने। डेली स्टार की बिल्डिंग पर भी हमला किया गया, मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया। आपत्तिजनक जो टिप्पणी है, भड़काऊ जो भाषण है वो लगातार यहां पर किए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। और अभी भी जो हालात है वो तनाव की स्थितियां जो है वो यहां पर देखने को मिल रही हैं। बांग्लादेश में भड़की हिंसा से जुड़ी ये नई तस्वीर अब सामने आई है। पूरी बिल्डिंग आपको ये जली हुई नजर आएगी, खंडहर में तब्दील हुई नजर आएगी। बांग्लादेश में देखिए आप यूनुस सरकार के हाथ से जो पूरे हालात है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और उपद्रव देखने को मिल रहा है। ये आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। रात में जब प्रदर्शनकारियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई डेली स्टार और प्रथम आलो अखबार की बिल्डिंग्स पर और उसके बाद आगजनी कर दी गई। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा था। रात की तस्वीर आप देख रहे हैं। क्या स्थिति बनी होगी, तस्वीरों से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सुबह सुबह की ये तस्वीरें दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग जली हुई राख में तब्दील हुई नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें भी आप देखिए कैसे नारेबाजी हुई। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आगजनी, दूसरी तस्वीर में भी आपको आगजनी, तोड़फोड़, साथ ही नारेबाजी करते हुए लोग बड़ी संख्या में नजर आएंगे। पांचवी तस्वीर, छठी तस्वीर आप देख सकते हैं, सातवीं, आठवीं तस्वीर। ये सारी तस्वीरें देखिए बांग्लादेश के हालातों को बयां करने के लिए काफी हैं। धानमंडी 32 इलाके में भी उस्मान हादी की मौत के बाद ये जो हिंसा है वो भड़कती हुई नजर आई है। शोक घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हालात तनावपूर्ण यहां पर अभी भी बने हुए हैं और अभी भी देश का एक बड़ा हिस्सा कट्टरपंथी गुटों और अपराधी नेटवर्क की चपेट में नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अगर हम पिछले 15 महीने की बात करें तो बांग्लादेश में अमूमन ऐसी ही स्थितियां नजर आ रही हैं। सड़कों पर लोग उतरते हैं, हजारों लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल होते हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान होता है। और अब ये नई वीडियो सामने आए हैं जहां पर जो उपद्रवी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो अब सरकार के काबू से आगे निकलते हुए, उनसे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि जो यूनिट सरकार है बांग्लादेश की, जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, वो अब जो जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने देश का प्रशासन या व्यवस्था को संभाले, वो संभालने में नाकाम रही है। और ये जो मौजूदा जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 दिन से ये जो उग्र प्रदर्शन और हिंसा आगजनी का रूप ले लिया है इन्होंने, ये दरअसल भारत विरोधी जो प्रदर्शन थे उसका रूप है ये। और जो जैसे कि आपने भी बताया कि जो उस्मान हादी है, जो कि युवा नेता थे बांग्लादेश के, उनके ऊपर उनकी हत्या, पहले जानलेवा हमला हुआ और कल उनकी मौत हो गई सिंगापुर में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। उसको लेकर ये भड़की हुई है। और जो वहाँ के जो लोग हैं और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ओपोजिशन पार्टीज थी पहली, वो उनका ये कहना है, उनका आरोप है कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है। लेकिन भारत ने साफ तौर से कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी घटना में भारत का हाथ नहीं है। ये अपनी उनके अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है जिसका ये नतीजा हो सकता है जिसमें उस्मान हादी की मौत हुई होगी। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो खासतौर से जो बीएनपी पार्टी है, जमायत इस्लामी है, ये बांग्लादेश जो है, ये जो कट्टरपंथी हैं, ये दरअसल भारत, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब से शेख हसीना की सरकार गई है 2024 में, उसके बाद से जो पाकिस्तान और जो अंतरिम सरकार है, यूनुस सरकार है, इनके दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है। और बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई है, उसका बहुत ज्यादा जो दखलंदाजी है वो बढ़ गई थी। उसको लेकर ये भारत विरोधी गतिविधियों को सुलगा रहे हैं और करवा रहे हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की हाई कमीशन ढाका में है, उसके बारे में भी जानकारी मिल रही थी कि वो भी
इन गतिविधियों में शामिल है, उग्र उकसा रहे हैं लोगों को इस भारत के खिलाफ। और उसी का ही नतीजा हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले वहां पर भारत के हाई कमीशन के खिलाफ के बाहर जो है प्रदर्शन हुआ, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ भारत विरोधी। और ये मीडिया खासतौर से अपने ही देश के मीडिया को वो निशाना लगा रहे हैं, ये कट्टरपंथी। उनका ये कहना है कि ये जो मीडिया है, खासतौर से जो स्टार मीडिया है, वो जो भारत के हाथों में है और भारत की पक्ष में जो है ये खबरें लिख रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसको यहाँ पर आग लगा दी, इनको लगा दी। साथ ही जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, यानी कि हिंदू जो है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि उस्मान हादी की मौत का जिम्मेदार। और उनका ये कहना है कि भारत की जो दखलंदाजी है भारत की, वो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। और हमने देखा कि 16 तारीख को जब विजय दिवस मनाया गया था, क्योंकि बांग्लादेश पर विजय पर जो बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान पर जीत हुई थी, उसकी याद में हमेशा भारत विजय दिवस मनाता है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर अपना संदेश दिया था, उसको लेकर भी यहाँ के लोग जो था काफी विरोध कर रहे थे कि वो जो बांग्लादेश बना है, जो 1971 में बना था, वो खुद बना है, भारत से कोई मदद नहीं की। जबकि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना थी, सरेंडर किया 93,000 सैनिकों ने, वो भारत की वजह से किया था। भारत की एक तरह से कह सकते हैं कि जनक है इस बांग्लादेश का। लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं कट्टरपंथी। और इसीलिए भारत विरोधी ये उग्र प्रदर्शन हम लोग देख रहे हैं कि कल से बहुत ज्यादा भड़क गए जब से उस्मान हादी की मौत हुई। लेकिन नीरज, ये जो हालात हैं बेहद चिंतापूर्ण इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि ऐसे हालात एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर बन गए हैं और अगले साल फरवरी के महीने में नेशनल लेवल पर जो चुनाव है वो भी बांग्लादेश में होना है। तो ऐसे में ये जो चुनाव होंगे उसके पहले ये जो हिंसा है, ये बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से वहां पर 2024 में जो जुलाई में जब शेख हसीना के खिलाफ, जो वहां की प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, उस पर हम लोग देखते थे कि अराजकता वहां पर थी। उसके बाद ऐसा लगा था कि जो अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, तो शायद व्यवस्था कुछ संभलेगी। लेकिन हुआ नहीं है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कंगारू कोर्ट बनी शेख हसीना के खिलाफ, जो वहां पर जो फैसला सुनाया गया कंगारू कोर्ट ने और उनको मौत की सजा सुना दी है। उसके बाद से ही यह इस तरह की व्यवस्था जो है वहां फैली हुई है और लग नहीं रहा है कि वहां पर जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसको भी बैन कर दी गई। जो आप बता रही है कि इलेक्शन होने वाला है 16 फरवरी को, वहां पर वो पार्टी जो है इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकती। तो इसीलिए आप देखिए कि किस तरह की व्यवस्था वहां पर हो गई है। जो कट्टरपंथी है और जो एक पार्टी जब पूर्व प्रधानमंत्री की है वहां पर खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी है, वही इसमें हिस्सा ले सकती है। तो ऐसे में बहुत प्रबल जो चांसेस हैं कि जो कट्टरपंथी है वो क्योंकि वाकई जो चिंतापूर्ण हालात हैं, तनावपूर्ण स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में लगातार बनी हुई है। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजधानी दिल्ली में भारी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने भीषण कोहरे की चेतावनी जारी कर दी है। सुबह 8:30 बजे तक भारी कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज 50 मीटर से कम की जो विजिबिलिटी है वो रह सकती है और ये जो सिलसिला है 8:30 बजे तक भारी कोहरे का वो जारी रहेगा। ऐसे में बहुत ही एहतियात बरतते हुए, सावधानी के साथ लोग घर से बाहर निकले, कार ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही एहतियात बरतते हुए आगे बढ़े, क्योंकि लगातार घने कोहरे की वजह से कई बार गाड़ियां हादसे का शिकार भी हो जाती हैं। जैसे जैसे ठंड का मौसम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोहरे की जो मार है वो भी लोगों को देखने को मिल रही है। और एक और मार जो कि AQI की मार है, दम घोटू जो हवा है अभी भी, वो भी लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बनी हुई है। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने, इंडिया गेट, अक्षरधाम, पालम एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ था। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जाती है कि गाड़ी की पार्किंग लाइट्स और फॉग लाइट्स ऑन करके ही वो आगे बढ़े। और हमारे संवाददाता उज्जवल ने इन हालातों का जायजा लिया है। आपको दिखा देते हैं सीधी तस्वीरें हमारे संवाददाता जो उज्जवल ने भेजी। देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को आज मौसम के ट्रिपल अटैक की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी हम आपको जानकारी इस खबर में देंगे। दरअसल दिल्ली में आज मौसम विभाग ने वेरी डेंस फॉग की चेतावनी जारी की है और उसकी एक तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। इस समय हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर आप देख सकते हैं
कि वेरी डेंस फॉग हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। घना कोहरा इस समय हमें दिल्ली में पूरी तरीके से जो है वो दिखाई दे रहा है अलग अलग इलाकों में। और आप देखिए विजिबिलिटी इतनी कम है कि हमें 50 मीटर से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार भी अगर वेरी डेंस फॉग की चेतावनी जारी की जाती है तो उसके अनुसार जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से कम हो जाती है। और यही कारण है कि पीछे हमें जो है वो पूरी तरीके से जो इंडिया गेट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ देखिए जो दूसरा अटैक है दिल्ली के लोगों पर मौसम का वो है बढ़ते प्रदूषण का। अगर आप देखेंगे तो आज भी AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। 387 दिल्ली का ओवरऑल AQI है। और ऐसे ही अगर आप जो है पोल्यूशन का जो केंद्र माना जाता है, सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट माना जाता है, वो आनंद विहार है। यहाँ पर देखिए 442 दिल्ली में इस समय आनंद विहार का AQI है। तो यानी आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इस समय दिल्ली में लोग कैसी जहरीली सांस लेने पर मजबूर हो रहे हैं। और इसके साथ ही आज दिल्ली में ठंड भी ज़्यादा है और हवाएं भी चल रही हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से यह बड़ी जानकारी। भैंस चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और पुलिस मुठभेड़ में गिरोह सरगना के पैर में गोली लगी है। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। राघवपुर रोड के पास यह मुठभेड़ हुई है। दरअसल भैंस चोरी में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। राहुल यादव की 3 भैंसें चोरी हुई थी। राघवपुर रोड के पास पुलिस के साथ इन चोरों की मुठभेड़ हुई। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राहुल यादव की 3 भैंसें चोरी हुई थी और उसके बाद से लगातार पुलिस इनकी तलाश भी कर रही थी। पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें गिरोह के सरगना के पैर में गोली लगी है। देखिए उत्तरी भारत के ज्यादातर जिलों में इन दिनों कोहरे की मार देखने को मिल रही है और घने कोहरे की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं जिसमें कई लोगों की जानें भी जा रही है। ऐसा ही एक हादसा आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ। हाईवे पर इको वैन तेजी से जा रही थी, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिसके बाद ये भीषण हादसा हो गया। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के हरदा की, जहां पर एक पुलिस अधिकारी पर रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला पुलिस अधिकारी के घर पर ही झाड़ू पोंछा लगाने का काम करती थी। है कि 16 दिसंबर को दोपहर ASI ने पगार बढ़ाने का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध जताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। मेरे को बोलते हैं कि तेरे को आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। तो बोले आना पड़ेगा, नहीं आए तो तेरा आदमी को मार डालूंगा, तेरे बच्चों को मारूंगा, तेरे बच्चों को उठा लूंगा मैं। सिविल लाइन थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक पीड़िता पिछले 2 साल से अपने गांव से आकर झाड़ू पोछे का काम करती है। कल एक महिला आई थी जिन्होंने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई है कि ये सुरेंद्र मालवी हैं, इनके यहाँ काम करती थी और उन्होंने शादी का झांसा देकर उनके साथ गलत कार्य किया। इधर मामला सामने आने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है। बिहार के आरा में एक दादी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जी हां, आरोप यह है कि दादी ने अपने नवजात पोते को 50,000 रुपए में बेच दिया और अब मामला थाने तक पहुंच गया है। खुशबू ने चितरंजन के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन चितरंजन की मां इस लव मैरिज के खिलाफ थी, क्योंकि खुशबू और चितरंजन रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे। अब आरोप है कि खुशबू ने बेटे को जन्म दिया। चितरंजन की मां ने वो बेटा एक झोला छाप डॉक्टर को 50,000 रुपए में बेच दिया। तो डिलीवरी कहाँ पे हुआ था? गांव पे, अगियाव में, सदर में। ये घटना 7 दिसंबर की है और 16 दिसंबर को खुशबू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद चितरंजन की मां यानी कि खुशबू की सास गिरफ्तार हो गई। पुलिस ने खुशबू की सास के पास से 49,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने खुशबू की सास के अलावा 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और सभी ने अपना जुर्म भी कबूल किया है, लेकिन अभी तक नवजात बरामद नहीं हुआ। मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब ओवैसी के नेता ने विवादित बयान देकर इस मुद्दे को और भी ज्यादा भड़का दिया है। पहले नीतीश कुमार ने भरी सभा में मुस्लिम लड़की के चेहरे से हिजाब हटाने की कोशिश की। उसके बाद यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मुस्लिम लड़की को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी और अब AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने संजय निषाद का हाथ तोड़ने की बात कह दी। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता
तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हैं। इम्तियाज जलील ने ये भी कहा कि संजय निषाद अभी यूपी में है, महाराष्ट्र में आकर दिखाएं तब उनको सबक सिखाया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि जिस मुस्लिम लड़की का सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, उसने बिहार में सरकारी नौकरी लेने से इनकार कर दिया है। जब ये सवाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पूछा गया तो उन्होंने भी विवादित जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया बिल्कुल सही किया। आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? अब विरोधी पूछ रहे हैं कि अगर कोई चेहरा नहीं दिखाना चाहेगा तो क्या जबरदस्ती की जाएगी? अगर सोचो किसी मुसलमान ने किसी हिंदू महिला बहन का दुपट्टा खींच लिया होता, घूंघट खींच लिया होता, अब तक बवाल मच जाता। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मांझी खुद दावा कर रहे हैं कि 2020 में जो प्रत्याशी चुनाव हार रहा था उसे उन्होंने जितवा दिया था। मांझी ने यह बयान एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। गलती से हार गलन, अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गए। मांझी जिस नेता का जिक्र कर रहे थे वो इस बार का चुनाव हार गए हैं। अब मांझी कह रहे हैं कि अगर उस नेता ने मांझी से कहा होता तो वो हारने न देते। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें, सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। मांझी ने यह भी बताया कि उन्होंने 2020 में हारे हुए प्रत्याशी को कैसे जितवाया था। कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लेता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। जीतन राम मांझी ने जिस अधिकारी का नाम लिया वो अभिषेक सिंह साल 2020 में चुनाव के दौरान जिले के डीएम थे और अब उनका ये बयान वायरल हो गया है। ये विपक्षी नेताओं को ये मालूम है कि धर्म की राजनीति उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, फिर भी कुछ नेता आए दिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और इस बार ये काम समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने किया। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने कह दिया कि शव को जलाने से प्रदूषण बढ़ता है और लोगों को इस पर विचार करने की जरूरत है। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है, तो उल्टा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने हिंदू धर्म के एक त्योहार को लेकर भी इसी तरह का उदाहरण दिया। हमारा त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण बहुत गंभीर नहीं है। आर.के. चौधरी ने जो कहा है उस पर विवाद बढ़ना तय है, क्योंकि उन्होंने शव के दाह संस्कार की जगह दूसरे विकल्पों पर ध्यान देने के लिए कहा है। लाश जलाने के अलावा भी तमाम चीजें होती हैं, उसको करना चाहिए। वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। अब इस बयान पर बीजेपी की तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। वो धर्म बदल लें आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूँ कि मुसलमान है कि हिंदू है। अभी तो सिर्फ बीजेपी के एक नेता ने हमला किया है, इस पर विवाद और बढ़ सकता है। और आइए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कर्नाटक के मैसूर की, जहां पर एक बस में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस केरल राज्य सड़क परिवहन की बताई जा रही है, जो बेंगलुरु से कोझिकोड जा रही थी। बस में कई यात्री सवार थे और उसी दौरान बस में अचानक से आग भड़क उठी और उसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत ही यात्रियों को नीचे बस से उतारा, जिससे उनकी जान बच गई। इस दौरान कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी बस जलकर खाक हो गई। पूरी बस को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, उनका सामान भी यहाँ पर जल गया, काफी नुकसान हुआ, लेकिन ये गनीमत रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और सभी यात्रियों को बस से समय रहते नीचे उतार दिया।
सभी यात्री सुरक्षित यहाँ पर बताए जा रहे हैं, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बन गया और इतनी तेज आग लगी कि कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी की पूरी बस आग का गोला बन गई और जलकर खाक हो गई। चलती बस में अचानक से यह आग लगी है। हालांकि अब जांच पड़ताल की जा रही है। केरल की यह बस बताई जा रही है जो कि कोझिकोड की तरफ जा रही थी। कई यात्री सवार थे इसमें। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसे ही आग लगी वैसे ही कैसे अपना सामान उठाकर लोग बाहर को भागते हुए नजर आए। यूपी के बहराइच में पुलिस ने कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया तो इस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। अब अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। जैसे ही कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी कार से उतरे, एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें सलामी दी। बाबा रेड कारपेट पर चलते हुए मंच तक पहुंचे, जहां उनका ऐसा सम्मान हुआ मानो विदेश से कोई सर्वोच्च नेता आ गया हो। ये वीडियो बहराइच पुलिस लाइन का है, जो करीब 1 महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, यूपी में पनप रहे बेतहाशा अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है। इससे पहले इस वीडियो पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाए थे और कहा था, भारत कोई मठ नहीं बल्कि संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने इसे संविधान पर हमला बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश में इन दिनों पुलिस अपराधियों के सटीक एनकाउंटर के लिए मशहूर है। सीधे पैर में गोली मारने में माहिर है, लेकिन उन्हीं पुलिस वालों में से कुछ की गाजियाबाद में अधिकारियों ने परीक्षा ले ली, लेकिन वो पिस्टल का लॉक ही नहीं खोल पाए। गाजियाबाद के डीसीपी ने हथियारों का जायजा लेते हुए अफसरों के पिस्टल ज्ञान को परखा, लेकिन इस परीक्षा में 2023 बैच के एक दारोगा जी फंस गए। अफसरों के सामने उन्होंने कई दफा कोशिश की, लेकिन उनसे पिस्टल का लॉक नहीं खोला गया। वो कभी अंगूठे से ट्राई करते तो कभी मैगजीन से मारते, लेकिन फिर भी कोई असर ना होता। कुछ देर की मशक्कत के बाद उनसे लॉक तो खुला, लेकिन तब तक ही पता चल चुका था कि एनकाउंटर करने जाना हो तो इन दारोगा जी को नहीं ले जाना है। वहीं हैदराबाद के लुलु मॉल में उस वक्त भारी हंगामा देखने को मिला जब फिल्म दी राजा साहब के गाने की लॉन्चिंग हो रही थी। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए यहां पर कि पुलिस को भी बुलाना पड़ गया, क्योंकि अभिनेत्री निधि अग्रवाल की सिर्फ एक झलक पाने के लिए फैंस बेकाबू हो चुके थे। फैंस की शक्ल में आई उन्मादी भीड़ ने निधि अग्रवाल को घेर लिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो निधि अग्रवाल बुरी तरह फंस चुकी हैं। वो हर बार बाहर निकलने की नाकाम कोशिश करती हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि बाउंसर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धक्का मुक्की के बीच किसी तरह निधि अग्रवाल कार के अंदर पहुंची, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। इस दौरान बाउंसर भी फैन से भिड़ गए और हंगामा होने लगा। इधर पुलिस का कहना है कि बिना इजाजत के मॉल में यह कार्यक्रम रखा गया। अब मॉल के प्रबंधन और इवेंट मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अभिनेत्री निधि अग्रवाल और साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म द राजा साहब 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है। और वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में क्रिसमस पार्टी के दौरान जमकर हंगामा हो गया। ये पार्टी गणेश नगर स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित की गई थी, जिसमें लोगों को नॉनवेज परोसने का आरोप लगा। ये पार्टी ईसाई समुदाय के लोगों की ओर से दी गई थी। हिंदू संगठनों ने पार्टी के दौरान न सिर्फ नॉनवेज बल्कि गोमांस परोसने का भी आरोप लगाया। नॉनवेज कौन सा नॉनवेज है, इसको किसी को नहीं पता है। कट क्या है, क्या पता है उसमें गौमांस हो सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि आयोजकों ने इसके लिए कोई अनुमति भी नहीं ली थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के लोगों को हटाया। लोगों को समझाई दी गई तथा 2 लोगों को के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। हिंदू संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि ईसाई समुदाय के लोग ऐसे आयोजन के जरिए गरीब हिंदुओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल राजस्थान के जयपुर में भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें एंट्री गेट पर ही बोर्ड लगे हुए हैं। लिखा है नो तिलक नो एंट्री, यानी अगर तिलक नहीं लगाओगे तो कथा सुनने के लिए एंट्री नहीं मिलेगी।
पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिना तिलक लगाए हुए लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इस कथा का स्लोगन भी यही दिया गया है, नो तिलक नो एंट्री। तो इस वक्त हम उसी कथा के गेट पर खड़े हुए हैं जहां आप देख सकते हैं कि जो आयोजक हैं और जो महाराज जी के भक्त हैं वो यहाँ पर गेट पर खड़े हैं। देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि तिलक लगाना सनातन के सम्मान का प्रतीक है, इसीलिए अगर कार्यक्रम में आए तो तिलक लगाकर ही आए। वहीं जम्मू कश्मीर में तापमान अब इतना ज्यादा नीचे आ चुका है, उसकी वजह से नदियों का पानी जमना शुरू हो गया है। तस्वीरें सामने आई हैं अनंतनाग से, जहां पर ठंड की वजह से नदी जम गई। वहां नदी का पानी बर्फ बन गया। जहां कभी पानी की पतली धार बहती थी वो जगह अब बर्फ में तब्दील हो गई। वो भी ऐसी बर्फ जो बार बार पत्थर मारने से भी नहीं टूटती। अचानक नीचे आए तापमान की वजह से नदी का पानी भी जहां था वहीं रुक गया और अब उसकी पहचान जमी हुई बर्फ के तौर पर है। साल के आखिरी दिनों में जम्मू कश्मीर में तापमान माइनस में जाता जा रहा है। श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाजार थाना क्षेत्र में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान पर हाथ साफ कर दिया, तो वहीं चोरी की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रात के करीब 3:15 बजे चोर शटर तोड़कर दुकान में दाखिल हुए। अगले ही पल दोनों चोरों ने दुकान में रखी ज्वेलरी से भरी अलमारी उठा ली और फिर उसे धीरे दुकान से निकाल ले गए। चोरों ने इतनी सफाई से सब कुछ किया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। चोरी का पता तब चला जब सुबह के वक्त लोगों ने दुकान का शटर खुला हुआ देखा, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। तो वहीं पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई आतंकियों से मुठभेड़ में एसओजी के जवान अमजद अली खान शहीद हो गए थे। उनका शव जब उनके घर पर पठानतिर पहुंचा तो वहां पर ऐसी तस्वीर उभरी जिसने देखा उसकी आंखें भिगा दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई आतंकियों से मुठभेड़ में एसओजी के जवान अमजद अली खान शहीद हो गए थे। उनका शव जब उनके घर पठानतर पहुंचा तो वहां एक ऐसी तस्वीर उभरी जिसे देखने वालों की आंखें भिगो गईं। इन शब्दों को जिसने भी सुना उनका कलेजा फट गया। मासूम बिटिया को लग रहा था कि उसके पापा सो रहे हैं और वो उन्हें हमेशा की तरह जगा लेगी, लेकिन वो नहीं समझ रही थी कि पापा अब ऐसी निद्रा में सो गए जिसकी नींद से कोई नहीं जगता। ये शब्द जैसे जैसे लोगों के जहन में उभरे नश्तर की तरह चुप गए। आंखें भीग गई और आत्मा चित्कार उठी। 2 दिन पहले उधमपुर के मजालता में आतंकियों से लोहा लेते हुए भारत मां की रक्षा में डटे अमजद अली खान शहीद हो गए। देश ने एक वीर सपूत खो दिया तो इस नन्ही सी जान ने पिता की छाया।